जी अस्सलाम वालेकुम। कैब 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1 आज हमारा पहला लेक्चर है। ओरिएंटेशन क्लास होगी हमारी। आज सब्जेक्ट्स के हवाले से कोई टेक्निकल डिस्कशन हम नहीं करेंगे, लेकिन प्लानिंग मैटर्स डिस्कस करेंगे हम। यानी इस पूरे सेशन को हम किस तरीके से लेके चलेंगे, इस सब्जेक्ट को समझना और इस सब्जेक्ट को किस तरीके से हमने हैंडल करना है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम जिन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे वो इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ख़ास तौर पे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि ये सब्जेक्ट किस नेचर का है, क्वेश्चन इसमें कितनी टाइप्स के आते हैं और उन क्वेश्चंस को हैंडल हम किस तरीके से करेंगे। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा, फिर मेजर रीजंस ऑफ फेलियर कि इस सब्जेक्ट में फ़ेल होने की मेजर रीजंस क्या हैं। कुछ रीज़न तो ऐसी हैं जो कॉमन है हर सब्जेक्ट में जो एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन कुछ रीज़न स्पेसिफिकली लॉ में फ़ेल होने की वो रीज़न डिस्कस करेंगे हम। फिर जो स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट है जिनकी कैफ में, ख़ास तौर पे उनके लिए कुछ चीज़ें बताना आई कैप के एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से ज़रूरी होता है। अच्छा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाह रहा हूँ, क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम कैफ की अटेम्प्ट देंगे, पीआरसी की फर्स्ट? तकरीबन सब स्टूडेंट्स जो हैं वो पहली दफ़ा कैफ की अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है ये जानना कि किस तरीके से पीआरसी का एग्जामिनेशन सिस्टम कैफ के एग्जामिनेशन सिस्टम से डिफरेंट है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो कुछ आप लोगों के लिए डिस्कशन होगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस के किस तरीके से आप इस कोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, वो कुछ इंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से होंगी। कोर्स कंप्लीशन डेट एस्टिमेटेड जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका कोर्स किस डेट को कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी रिवीजन वगैरह जो भी आपने प्लान करनी हो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। फिर सर्विसेज यू विल गेट। देखिए, जो हमारा लेक्चर होता है ना, लेक्चर क्लास का लेक्चर, या जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो जो वीडियो लेक्चर है, ये हमारे कोर्स का सिर्फ 50% मटेरियल है। यानी अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं या आप क्लास के लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो आप सिर्फ 50% सर्विसेज हासिल कर रहे हैं। 50% कुछ और सर्विसेज आपके लिए भी प्लान की गई हैं। वो सर्विसेज क्या है, आपने किस तरीके से उनको यूज़ करना है, कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे हमारा कोर्स आगे चलता जाएगा आपके साथ मुख्तलिफ चीज़ें शेयर करता जाऊंगा। आज से ही ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए हम क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। एक तो ऑनलाइन जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। हम एडिशनली बोनस के तौर पे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे फिजिकल क्लास, इनका भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। बॉयज़ का ग्रुप अलहदा होगा, गर्ल्स का ग्रुप अलहदा होगा, लेकिन याद रखें ये ग्रुप एडमिन ओनली होगा। यानी आप इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन या कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपने कोई सब्जेक्ट्स के हवाले से क्वेश्चन करना है उसके लिए फ़िज़िकल क्लास मौजूद है। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो ज़ाहिर है जो ग्रुप होते हैं उसमें 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप फिजिकल क्लास में मौजूद हैं, आप डायरेक्ट टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अच्छा, फिर उस ग्रुप में क्या होगा, उस ग्रुप में मैं टीचर आपका कुछ रिसोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर करेगा। अगेन वो क्या है, कैसे आपने यूज़ करना है, ये बाद में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल आपने क्या करना है, आज की क्लास में प्रोबेबली हमारे जो टीम है वो आप लोगों के साथ पेज शेयर करेगी एक। आपने उस पेज के ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर, अगर आप चाहते हैं कि आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाए तो अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर के अलावा और कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना व्हाट्सएप नंबर लिखने वो काफ़ी है, नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। CRN अपना लिखना चाहे लिख दें, ना लिखना चाहे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही CRN ज़रूरी तो नहीं है ना, बट ठीक है, CRN भी ज़रूरी नहीं। तो सर्विसेज, आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलेंगी। फिर इसके बाद स्टडी मटेरियल के ऊपर बात करेंगे कि आपने स्टडी मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करना है, और लेक्चर प्लान, हमारा जो डेली लेक्चर प्लान होगा वो किस तरीके से चलेगा, ये मुख्तलिफ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि क्लास में स्टूडेंट को जो भी चीज़ ज़रूरी है उसके पास होना रिटन फॉर्म में वो ऑलरेडी स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दी जाए। जैसे अगर कोई नोट्स वगैरह हैं
वो ऑलरेडी क्लास के स्टार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाए। जैसे ये अभी जो भी चीज़ें मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको ये एक माइंड मैप की शक्ल में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई होंगी। ये पेज आपके पास पहुँच गया ना? ये नोट्स आपको पहले से प्रोवाइड करने का या ये जो माइंड मैप्स पहले से शेयर करने का पर्पज़ ये होता है कि आप क्लास के दौरान में अटेंटिव होके टीचर की बातों को सुने। ठीक है, बहुत कम ऐसा हो कि आपको कोई चीज़ लिखनी पड़े। जो चीज़ें लिखना ज़रूरी है वो ऑलरेडी आपको रेडीमेड प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका पूरा फोकस जो है वो टीचर की बात को सुनने और समझने पे होना चाहिए। हाँ, अगर मज़ीद आपको लगता है कि कोई बड़ी अहम चीज़ है जो कि नोट कर लेनी चाहिए, वो नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका बहुत सा ऐसा टाइम बच जाएगा जो कि आप लिखने में इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम को आपने बात को सुनने में और समझने में इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो ये सारा जो मटेरियल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रिटन फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल है। मैं क्विकली कुछ अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, आपको समझाना ज़रूरी है, उनके ऊपर सिर्फ डिस्कशन करूँगा आज के लेक्चर में। सबसे पहले टीचर का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैंने CA क्वालिफाई किया 2008 में। उसके बाद कुछ अर्सा जिस फॉर्म से मैंने CA क्वालिफाई किया उसके साथ ही काम किया और फिर 2009 में फुल टाइम बेसिस के ऊपर मैंने टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन कर लिया और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 13 साल के करीब का अरसा हो गया है। 13 साल 14 साल, हाँ 14 साल के करीब का अरसा हो गया है कि मैं फुल टाइम टीचिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स टीच करता हूँ। जो कैफ फॉर बिजनेस लॉ है ये उनमें से एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर तरतीब से देखें तो कैफ का सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैं टीच करता हूँ वो ये कैफ 4 ही है, फिर उसके बाद 6, 7 और 8 की बारी आती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी हैं। इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट क्या है। पहली चीज़, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है? ये इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स स्टाइल में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सब्जेक्ट की नेचर है लीगल इकोनॉमिक्स में समटाइम ऐसा होता है, या I2B भी आपने पढ़ा होगा, इस तरह के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपको, वैसे तो आपका MCQ बेस्ड पेपर है, लेकिन अगर आपका रिटन पेपर होता तो इसमें अल्फाज या इसमें कंसेप्ट्स जो हैं इतने क्रिटिकल नहीं होते, वो बिजनेस कंसेप्ट होते हैं नॉर्मली इस तरह के सब्जेक्ट्स में। ठीक है, जिनमें सम टाइम आप का अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट भी लिख दें तो वो ठीक हो जाता है, यानी आसान अल्फाज में आपका बाजू का तुक्का भी लग जाता है। लेकिन कैफ और बिजनेस लॉ जो है ना, ये लॉ का सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ वही चीज़ ठीक मानी जाएगी जो लॉ ने कही हुई है। लॉ ने अगर कहा है कि ये चीज़ यस है तो उसे यस ही माना जाएगा, नो नहीं माना जाएगा, और लॉ ने किसी जगह पे कहा कि ये चीज़ नो है, उसे नो ही माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बड़े ध्यान से एक बात सुनिएगा, मैंने ये कहा कि लॉ में जो लिखा हुआ है ना वही सही माना जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि लॉ में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखेंगे तो सही माना जाएगा। दोनों में फ़र्क है। ठीक है, यानी बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये समझते हैं कि लॉ के पेपर में एज इट इज़ लिखना ज़रूरी है। देखिए, बात वही होनी चाहिए जो लॉ ने कही है, लेकिन वो बात के अल्फाज आपके हो सकते हैं। वो आप सेम वर्ड्स बुक वाले भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने अल्फाज भी यूज़ कर सकते हैं। शर्त क्या है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यानी ICAP ये कहता है कि वर्ड्स में बी डिफरेंट बट कंसेप्ट शुड बी सेम। वर्ड्स में बी डिफरेंट, लॉ के पेपर का असूल क्या है, वर्ड्स में बी डिफरेंट बट कंसेप्ट शुड बी सेम, ये जहन में रखिएगा। तो लीगल इसकी नेचर है। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, देखें बेसिकली आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के, आप स्टूडेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। ठीक है, तो आपने कोई लीगल केसेस तो नहीं लड़ने,
आपने कोर्ट में जाके प्रैक्टिस तो नहीं करनी, तो फिर आपको लॉ क्यों सिखाया जाता है? ये कैफ 4 में इसमें भी लॉ सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद कैफ 7 में भी लॉ सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद CFAP लेवल पे जाएंगे, कॉर्पोरेट लॉ सिखाया जाएगा। डिफरेंट लेवल्स पे आपको लॉ क्यों सिखाया जाता है? उसकी रीज़न ये है ताकि आपको पता चल सके आप किसी भी फॉर्म में बिजनेस करें, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करें, आप पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करें, आप कंपनी फॉर्म में बिजनेस करें, हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ ना कुछ लॉज एप्लीकेबल हैं। ये बात आप समझते हैं? घर से बाहर निकले ना साथ डिपार्टमेंटल स्टोर, उस पर भी कुछ लॉज एप्लीकेबल है। डिपार्टमेंटल स्टोर पे देखें एक सफ़ा लटका होता है, DCO के रेट्स के मुताबिक अशिया यहाँ पे मौजूद हैं। आप सब्जी की दुकान पे चले जाएं, वहाँ पे भी रेट्स मौजूद होते हैं सब्जियों के। तो लॉ जो है याद रखें हर बिजनेस पे एप्लीकेबल है, सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी, पार्टनरशिप पे भी, कंपनी पे भी। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्टूडेंट बन रहा है उसको लॉ पढ़ाने का मकसद क्या है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद प्रैक्टिस में जिस लेवल ऑफ बिजनेस पे भी काम करे ना, वो चाहे कोई अपना बिजनेस करे या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में एम्प्लॉय के तौर पे काम करे, चाहे सोल प्रोवाइडरशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस, उसे पता हो कि कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स उसके बिजनेस में अप्लाई होती हैं। अगर आप सेल परचेज का एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस पर कौन सी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। ठीक है, आपने केसेस नहीं लड़ने, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, कोई भी लीगल ट्रांजैक्शन करने से पहले उसका आपके बिजनेस पे इफेक्ट क्या होगा ये जानना जरूरी है। ठीक है, और इसी मकसद के लिए आपको लॉ पढ़ाया जाता है ताकि आप जिस भी पोजीशन पे बैठे प्रैक्टिकली, ठीक है, वो CFO की पोजीशन हो, CEO की पोजीशन हो, आप लोगों से डीलिंग कर रहे होंगे, डिफरेंट पर्सन से कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे, चेक रिसीव कर रहे होंगे, किसी को चेक इशू कर रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए कि इन ट्रांजैक्शंस का लीगल इफेक्ट क्या है, आपकी लीगल पोजीशन क्या है डिफरेंट ट्रांजैक्शन में, किस सिचुएशन में अगर बात डिस्प्यूट पे जाती है तो आप केस को विन कर सकते हैं और किस सिचुएशन में केस को लूज कर सकते हैं, ये आपको सिखाना है। तो इन शॉर्ट हमारे इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, आप लोगों को ये सिखाना कि किस डिफरेंट बिजनेस पे कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं और आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, अच्छा, अब लॉज की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ICAP ने जो रेलिवेंट लॉज हैं उनको 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। कुछ लॉज आपको सिखाए जाएंगे कैफ 4 में, कुछ लॉज सिखाए जाएंगे कैफ 7 में और कुछ CFAP लेवल पे। ठीक है, आपने बिजनेस में शायद किसी जगह पढ़ा होगा, टोटल 3 तरह के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। जो ये कैफ 4 सब्जेक्ट है ना, इसमें आप जो बिजनेस पढ़ेंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इन 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं ये आप कैफ 4 में स्टडी करेंगे। और फिर कैफ 7 में क्या स्टडी करेंगे, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो उस पर सबसे बड़ा लॉ कौन सा एप्लीकेबल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और फिर CFAP लेवल पे मजीद कुछ एडवांस लेवल के लॉस को आपने स्टडी करना है। तो इन शॉर्ट लॉ का सब्जेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपके 3 जगहों पे टेस्ट होगा, वो कैफ लेवल में 2 जगहों पे, कैफ 4, कैफ 7 और फिर CFAP लेवल पे। कैफ 4 इसमें हम कौन से लॉ स्टडी करेंगे, ऐसे लॉ जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे अप्लाई होते हैं। ये था सब्जेक्ट के हवाले से कि ये सब्जेक्ट है क्या। फिर इसका प्री रेक्विजिट, क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कोई दूसरा सब्जेक्ट या नॉलेज होना ज़रूरी है? इसका जवाब है नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे FR2 पढ़ने से पहले FR1 पढ़ना ज़रूरी है, FR1 पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इसमें बिजनेस लॉ पढ़ने से पहले कोई लॉ पढ़ना होना ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे हाँ, कुछ जनरल बिजनेस वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए, जैसे बायर किसे कहते हैं, सेलर किसे कहते हैं, ठीक है, गुड सर्विसेज, इस तरह की टर्म्स कुछ यूज होंगी जो कि नॉर्मली आप उनके साथ फेमिलियर होंगे। फिर है डिफिकल्टी लेवल, इस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या है, इस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट। ना ये सब्जेक्ट इजी है ना ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है।
आपके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित होगा, है नहीं असल में, लेकिन आपके लिए ये डिफिकल्ट साबित होगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपको आदत है किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने की पीआरसी स्टाइल में, यानी एमसीक्यूज बेस्ड। इस पेपर में भी एमसीक्यूज बेस्ड है, लेकिन 15% 15 नंबर के। बाकी 85% जो पेपर है वो आपने डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में अटेम्प्ट करना है, रिटन फॉर्म में। अब जो आपका पेपर होगा कंप्यूटर पे बैठ के नहीं होगा, बल्कि कैसे होगा, पेन पकड़ा होगा, पेज होगा, उसके ऊपर आपने लिखना होगा। और इसमें चूंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन पे टिक कर दिया, आपको लिखना होता है जो आपके जहन में है, जो आपकी सोच है। आप समझते हैं कि इस लीगल केस का डिसीजन क्या होगा, वो लिखना होता है। तो वो उस स्टाइल के साथ चेंज करने के लिए, एक ट्रांजिशन करने के लिए पीआरसी एग्जामिनेशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए उसमें नॉर्मली पढ़ाने का तरीकाकार या आपके जो टेस्ट होते हैं उनका तरीकाकार भी अकॉर्डिंगली होता है, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग का तरीकाकार भी डिफरेंट होगा, उस लिहाज से पढ़ाने का तरीकाकार भी थोड़ा डिफरेंट होगा। इसलिए आपको थोड़ा अपने आप को शिफ्ट करने में ना, पीआरसी से कैफ पे शिफ्ट करने में ये थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 हफ्ते। ठीक है, एक दफ़ा जब आपको पता चल जाए, आदत पड़ जाए, क्योंकि लिखने की आदत ना अब कम होती है, या शायद आप प्रैक्टिस करते रहो जो स्टूडेंट, तो वो अच्छी बात है। यहाँ पे अब आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आपको तकरीबन डेली होम असाइनमेंट्स दी जाएंगी जो आपने अटेम्प्ट करनी होगी। तो ये एक, इस सब्जेक्ट को देखें तो मॉडरेट है, लेकिन चूंकि इसका तरीकाकार टेस्टिंग का डिफरेंट है उससे जिसके आप आदी हैं, उस रीज़न की वजह से आपको शायद शुरू के 2-3 हफ्ते में ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट फील होगा। लेकिन जब डेली असाइनमेंट करते रहेंगे, कुछ 3-4 टेस्ट दे देंगे, तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से टेस्टिंग करने जा रहे हैं। पासिंग परसेंटेज प्रीवियस अटेम्प्ट में 41% है, जो कि एक अच्छी परसेंटेज समझी जाती है। वरना नॉर्मली कैफ लेवल पे एक पेपर में जो पासिंग परसेंटेज होती है वो तकरीबन 30 से 35% के करीब होती है। अच्छा, वैसे मुझे कंफर्म तो नहीं है क्योंकि मैं पीआरसी में पढ़ाता नहीं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि नॉर्मली पीआरसी में जो पासिंग रेशो होती है ना सब्जेक्ट्स की, वो कुछ 70-80% तक जाया करती है। ऐसा ही है, कोई 70-80% के लगभग होती। अच्छा, 50-60% के होती है। चले 50-60% भी ज़्यादा है कैफ की निस्बत। याद रखिएगा, इन शॉर्ट कैफ में पासिंग परसेंटेज निस्बतन कम होती है पीआरसी की निस्बत। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पीआरसी में कोई हल्की फुल्की तैयारी करके भी पेपर पास कर लिए हैं, तो यहाँ पे अब ये हल्की फुल्की तैयारी के साथ पेपर पास नहीं होगा। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला पेपर दिया ना, वो हमारे ज़माने में सिस्टम डिफरेंट होता था। अब कैफ है, तब होता था मॉड्यूलर कोर्स, एमएफसी सिस्टम हुआ करता था। तो मेरा पहला सेमेस्टर समझ लीजिए, और उसका पहला पेपर दे के मैं बाहर निकला, तो मैंने अपने दोस्त से कहा, यार इतने आसान पेपर, सीए को ऐसे हवा बनाया हुआ है, ये तो चुटकियों में, इतना आसान पेपर था, इतना आसान। अच्छा, मैं पढ़ा करता था, यानी मैं कोई नालायक स्टूडेंट नहीं होता था, पढ़ा करता था। मैं कहा इतना, ये तो मैं समझो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ही क्या। और दूसरा पेपर दे के जब मैं बाहर, यकीन कीजिए, आप शायद यकीन ना करें, यकीन कीजिए, मैं वॉमिटिंग कर रहा था। मेरा इतना बुरा टेंशन से, मुझे ये नहीं कि मैंने कोई गलत चीज़ खा ली थी, वो अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि ऐसा पेपर भी हो सकता है। तो सीए में अप डाउन आता ही रहता है। मैं आपको इस वजह से पहले दिन वार्न करना चाहता हूँ, पीआरसी का सिस्टम इंटायरली डिफरेंट है, कैफ का सिस्टम इंटायरली डिफरेंट है। हम समझते हैं कि पीआरसी लेवल पे तो सीए शुरू ही नहीं होता, ठीक है। हाँ, एक इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का सब्जेक्ट है, वो अहम है, वो आपका सीए शुरू करवा दे। पर ना बाकी के अगर आप सब्जेक्ट्स देखें तो उसमें ज़्यादातर कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। भाई ऐसी है ना, इंग्लिश है पहले पढ़ी होती है, 2 सब्जेक्ट्स तो इंग्लिश बेस्ड होते हैं, फिर उसके बाद आपके इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, ठीक है, वो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। और दूसरी चीज़, एक तो ये कि आपने पहले मैथ भी आपने अक्सर स्टूडेंट्स से पहले पढ़ा होता है,
बहुत से कंसेप्ट्स पीआरसी के ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी अपनी अर्लियर एजुकेशन में पढ़े हैं, प्लस अगर कोई नए कंसेप्ट्स है भी उनकी टेस्टिंग बड़ा तरीकाकार है। अगर आप ज़ीरो प्रिपरेशन करें ना, सिर्फ तुक्के के ऊपर चलें, तो भी आपके 25% मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे ही ना, वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में इसी तरह होता है ना, रैंडमली भी अगर आप टिक टिक करते जाए फिर भी आपका 4 ऑप्शन होती हैं, 25% चांस ऑफ सक्सेस तो होता ही है, ठीक है। बाकी कुछ थोड़े से अगर एमसीक्यूज ठीक हो जाएं तो आपके पास, लेकिन यहाँ पे तरीकाकार डिफरेंट, और वहाँ पे आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, ठीक है, लिखना भी। यहाँ पे स्टाइल डिफरेंट होगा। एक तो आपके लिए सब्जेक्ट्स नए साबित होने वाले हैं कैफ लेवल पे, ठीक है, शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो आपने पहले पढ़ा हो, सब्जेक्ट्स नए होंगे। फिर उनको टेस्टिंग का तरीकाकार फ़र्क है, फिर टेस्टिंग का लेवल भी फ़र्क है। यहाँ पे याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन भी आएगा ना, उसके पीछे कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर होगा। एक नंबर हासिल करने के लिए ना आपको कोई ना कोई इस क्वेश्चन में से पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये पहली नज़र में तो ये लग रहा है, दूसरी दफ़ा पढ़ा, अच्छा नहीं, ये इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में थी, एक नंबर के लिए। तो अपने आप को जहनी तौर पे तैयार कर लीजिए, ये कैफ निस्बतन डिफ़िकल्ट है पीआरसी की निस्बत, ठीक है। टेस्टिंग का लेवल भी ज़्यादा होगा और स्टाइल है भी डिफरेंट, कंसेप्ट्स भी आपके लिए नए होंगे। लेकिन अगर आप डेली 2 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, खास तौर पे इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, डेली 2 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन डेली 2 घंटे, जितना ये सुनने में आसान लग रहा है, अमल करने में उतना ही मुश्किल होता है। कोई भी अमल जो मुस्तकिल मिजाजी से करना हो ना, बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन में 6-6 घंटे तो कोई भी पढ़ सकता है, हर रोज़ 2 घंटे पढ़ना कमाल की बात है, ठीक है। तो जो हर रोज़ 2 घंटे स्टडी करेगा और इसको रिटर्न फॉर्म में जो भी होम असाइनमेंट मिलेगी, 2 घंटे के अंदर ही असाइनमेंट भी निपट जाया करेगी, इंशाल्लाह वो इस सब्जेक्ट को आसानी से पास कर लेगा। और जितना आप 2 घंटे से कम टाइम देंगे, ये समझ के याद तो मैंने कर ही ली है, सवाल क्या है, सिर्फ इसको हाथ से निकालना है ना, लिखना ही है ना, वो लिखा ना लिखा कोई बात, एग्जाम में जाके लिख लेंगे। जितना 2 घंटे से कम टाइम देंगे पेपर, उतना पास होना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि लिखेंगे नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव नहीं होगी। कुछ बात समझ आई आपको? चलिए, पेपर का पैटर्न क्या होगा ये सुन। तो पासिंग परसेंटेज है 41% प्रीवियस अटेम्प्ट की, लेकिन याद रखें अब आई कैप अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर रहा है। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे चल के फिर इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा जो पेपर पैटर्न होगा ना, वो उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। पेपर में कितनी तरह के क्वेश्चंस होंगे? 3 तरह के। एक एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें उसी तरह एमसीक्यूज होंगे जिस तरह पीआरसी में होते थे। कोई लाइन लिखी होगी, नीचे 4 ऑप्शन होगी, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आप कैफ लेवल पे पेपर कर लेंगे ना, उसके बाद इंतज़ार करते रहेंगे कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने टिक लगाए हुए ना, ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, इन्विजिलेटर आपसे आके क्वेश्चन पेपर ले जाए, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन पेपर नहीं लेगा। एक स्टूडेंट आया, कहने लगा सर एमसीक्यूज़ तो बहुत आसान थे, मेरे बेहतरीन एमसीक्यूज़ हुए हैं, मुझे तकरीबन सारे आते थे 15 में से 2 के अलावा, लेकिन सर एक छोटी सी बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा वो कौन सी बात? कहने लगा सर एमसीक्यूज़ तो मैंने पेपर के ऊपर टिक लगा दी हैं, तो जब पेपर ख़त्म हो गया इन्विजिलेटर ने मेरे से पेपर वापस नहीं लिया, तो उसको कैसे पता चलेगा मैंने कौन सी ऑप्शन को टिक किया हुआ है? मैंने कहा उसे हरगिज़ पता नहीं चलेगा कौन सी ऑप्शन को टिक किया हुआ है। तो कहते सर उसने पेपर क्यों नहीं लिया? मैंने बताया, फिर क्या बताया मैंने? बोला कि पेपर इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एमसीक्यूज के जो आंसर देने थे आंसर शीट्स के ऊपर देने थे, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आंसर नहीं दे। कहाँ देने थे? आंसर शीट्स के ऊपर। कहने लगा सर पीआरसी में तो ऐसा नहीं होता था, पीआरसी में तो जो क्वेश्चन होता था उसी को टिक करते थे, वही सबमिट हो जाता था। मैंने कहा भाई वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, कैफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं। तो इसमें एमसीक्यूज हैं तो सही 15 क्वेश्चन पेपर के ऊपर छपे होंगे, आपने सॉल्व क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं, वो ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं होगा। अब वो पीआरसी में होता था,
अब क्या होगा, आंसर शीट के ऊपर ये आपने ऑप्शन लिखनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरीके से लिखना है ये हम बाद में डिटेल में जब एमसीक्यू सामने आएंगे तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 15 नंबर होंगे एमसीक्यूज के। फिर उसके बाद थ्योरी के क्वेश्चन हो गए जिसे हम रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन या रिटे के क्वेश्चन भी कहते हैं। 35 इसमें क्या पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है तो बताइए वो क्या है, कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है। 35 मार्क्स का। लेकिन याद रखिए इसमें भी आई कैप ट्विस्ट क्रिएट करेगा। वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरीके से बताएगा, आपको समझ लगेगा आएगा कि सारा होगा कि कुछ और लिखना है, असल में उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। ये ठीक है, वो कैसे आपने रिक्वायरमेंट को पिक करना है ये मैं आपको जैसे सब्जेक्ट आगे चलेगा। फिलहाल सिर्फ स्ट्रक्चर समझाना पेपर का मकसद है। 50% केस स्टडीज होंगी। कितने परसेंट? 50%। इसका मतलब यह हुआ एक चीज तो आपको अभी फौरन समझ लेनी चाहिए इस स्ट्रक्चर से। अच्छा, अगर शक हो ना तो आप आईकैप की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे पेपर मौजूद है, डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। लेकिन रिसेंट पेपर चेक कीजिएगा, पुराना पेपर नहीं। कुछ पुराने पेपर में स्टाइल डिफरेंट होता था आईकैप का, ठीक है। कोई एक पेपर ऐसा भी होगा जिसमें आपको 30 MCQs भी नजर आएंगे, ठीक है, लेकिन वो पुराना स्टाइल होता था। लेटेस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 50%। इससे एक चीज जो फौरन आपको समझ लेनी चाहिए, बल्कि लिख भी लेनी चाहिए, वो ये कि अगर आप किताब को 100% भी याद कर लेंगे पास नहीं हो सकेंगे। किताब को 100% भी याद कर लेंगे पास नहीं हो, क्यों नहीं पास हो सकेंगे? 100% भी आया तो 35% रटे वाला है, 35 मार्क्स। फुल फ्लेज भी ले ले मार्क्स 35 आएंगे, बाकी 50 मार्क्स तो केस स्टडी में से आएंगे। इसीलिए सिर्फ याद कर लेना काफी नहीं है, उसे रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस भी खास तौर पे किसकी? केस स्टडीज के। इसके बगैर आप पास नहीं हो सकते। एक एक लफ्ज भी किताब का याद कर लेना, पास नहीं होंगे जब तक के रिटन प्रैक्टिस ना कर लें, खास तौर पे केस स्टडीज की। यानी रिटन प्रैक्टिस सिर्फ केस स्टडी की नहीं करनी, क्वेश्चंस की भी करनी है। एक क्वेश्चन की क्यों, ये आपको बाद में शेयर करूँ भाई, ये बात समझ आए? अच्छा, अब सुन लीजिए, आईकैप ने किसी अटेम्प्ट में, अब ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मुझे कंफर्म नहीं वाकई ऐसा होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स कुछ यही बात बता रहे हैं। जब आईकैप ने रिजल्ट को रिलैक्स करना हो ना, स्टूडेंट्स को ज़्यादा पास करना हो, क्या करता है? इसकी वेटेज बढ़ा देता है, इसकी वेटेज कम, क्योंकि नॉर्मली हमारा स्टूडेंट रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन का मास्टर होता है, लेकिन केस स्टडी में वो डिफ़िकल्टी फील करता है। और इसमें स्टूडेंट का कसूर नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम का कसूर है, क्योंकि स्टार्ट से ही कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाया, रट्टा ही लगवाया गया शुरू से। क्या पहली क्लास शुरू हुई और मैट्रिक तक पहुंच गए, FFSC तक रट्टा लगाओ भाई, रट्टा लगाओ, ठीक है। तो इसमें हम रट्टे के एक्सपर्ट हैं। केस स्टडी में कभी नॉर्मली नहीं, शायद कोई A लेवल O लेवल वगैरह जो स्टूडेंट्स हैं उनमें शायद कुछ होती हो, हाँ उनमें कुछ केस स्टडी होती है ना, शायद उनमें कुछ बताया जाता है, ऐसे स्टूडेंट कंफर्टेबल होते हैं केस स्टडी के साथ। वरना नॉर्मली, और मैं भी जब आया CA में पहली दफ़ा केस स्टडी मैंने देखी इधर से, पहली अटेम्प्ट में तो यही पता चलते चलते 4 महीने गुजर गए कि केस स्टडी होती कैसी है। फिर अगली अटेम्प्ट नहीं, वो मैंने जल्दी सीख ली थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप भी जल्दी सीख लेंगे अगर डेली आते रहेंगे और जो काम आपको कहा जा रहा है वो करते रहेंगे, ठीक। तो जब आईकैप ने रिजल्ट जरा खींचना हो तो केस स्टडी क्वेश्चन ज्यादा, और जब रिलैक्स करना हो फिर ठीक है। अब जो रिसेंट अटेम्प्ट हुई है इसमें थोड़ा सा उसने केस स्टडी को ट्यून अप कर दिया था केस है, तो इसलिए मेरी असेसमेंट है जो अल्लाह करे गलत हो जाए, लेकिन तजर्बे की बुनियाद पे असेसमेंट है कि इस दफ़ा का रिजल्ट 41% से कम हो सकता है, कम हो सकता है। इसलिए याद रखिए हम रिस्क नहीं लेंगे। अब आप क्या करें, फ़ौरन आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपने कहा चाहो वो एक अटैम्प्ट पहले जो था वो केस स्टडी ज़्यादा कम था, पिछले अटैम्प्ट में केस स्टडी बेस ज़्यादा आया है, अब इस अटैम्प्ट में केस स्टडी बेस कम आएगा। ये रूल नहीं चलेगा, ये रूल नहीं चलेगा। याद रखिए आईकैप का एग्जामिनर इंतहाई शातिर इंसान है, इंतहाई शातिर, और आईकैप इस डिटेल्ड लेवल पे कैलकुलेशन कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आपके सामने सिर्फ 41% ओवरऑल पेपर की परसेंटेज है,
आपको पता है इसके अंदर आई कैप ने हर क्वेश्चन की पासिंग परसेंटेज निकाली हुई है। इस क्वेश्चन में 70% क्वेश्चन पेपर नहीं कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1 में 70% स्टूडेंट्स ने पासिंग मार्क्स लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 15% पासिंग मार्क्स लिए। ठीक है, ताकि आपको यह भी पता चल जाए कौन से क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या थी। और आई क्या पता है क्या करता है, फिर उसको पता चल जाता है ये टॉपिक है, इसमें पासिंग परसेंटेज 12% है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको छोड़ के गए हैं। तो सिलेक्टिव स्टडी का आई कैप बहुत बड़ा दुश्मन है। क्या करेगा, उसी क्वेश्चन को दोबारा, और स्टूडेंट क्या प्रिजम्पशन लेके जाते हैं, ये टॉपिक तो पिछली दफा टेस्ट हो गया, अब की बार नहीं आएगा। याद रखें, इससे ज़्यादा एक इंटेलिजेंट आपको सोल्यूशन बताता हूँ। कंसेप्ट ये नहीं है कि पिछली दफ़ा टेस्ट हो गया इस दफ़ा नहीं आएगा। कंसेप्ट असल में क्या बनाना चाहिए, पिछली दफ़ा टेस्ट हुआ है ना, परफॉर्मेंस स्टूडेंट की कैसी है। अगर पिछली दफ़ा कंसेप्ट टेस्ट हुआ है और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी है, इस दफ़ा नहीं टेस्ट होगा, उस सूरत में ये ठीक है। लेकिन अगर पिछली दफ़ा टेस्ट हुआ है टॉपिक और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वीक है, तो इस दफ़ा टेस्ट। और इस सिस्टम के मुताबिक इस ये भी एक तरह से गैस ही है, लेकिन निस्बतन ज़्यादा है। मैंने CFAB का एक बड़ा क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया था अपने पेपर का कि शायद ये टेस्ट करेगा, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के उसमें उसने ये बात लिखी थी। और वही क्वेश्चन जो प्रीवियस टेस्ट में आया था, प्रीवियस टेस्ट में 5-6 नंबर का, एग्जैक्ट मुझे मार्क्स याद नहीं है, अगली अटेम्प्ट में 8-9 नंबर के साथ उसने चेक कर लिया। तो इसीलिए जहन में रखिएगा, पहले दिन बता रहा हूँ, ये जो आप इस तरह की घटिया किस्म के फार्मूले लगाते हैं, इस अटेम्प्ट सर, इस अटेम्प्ट का पेपर हमेशा आसान होता है, स्प्रिंग का पेपर हमेशा आसान होता है। ठीक है, कोई इस तरह की साइन, सर ये पिछला टॉपिक है, इस दफ़ा तो आना ही नहीं है ना ये टॉपिक, कोई नहीं रह गया। ठीक है, इस तरह की कोई कैलकुलेशन आपने नहीं करनी, सारा सब्जेक्ट करना है। देखिए, जहाँ इतनी मेहनत करके आप 150 कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो 10 कंसेप्ट जो बाकी रह गए वो भी पढ़ लेते हैं, रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। तो हम कोई भी चैप्टर, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी सिंगल MCQ भी स्किप नहीं करेंगे, ये जहन में रखिएगा। बातें तो और भी बोलें, लेकिन फिर जब सेशन चलता रहेगा आपके साथ शेयर होती रहेंगी। पेपर पैटर्न समझ आ गया आपको। फिर इसके बाद क्या आपको सिखाया जाए, क्या बताया जाए। कोर्स कंप्लीशन डेट नोट कर ले, ये क्या लिखा हुआ है आपका, ठीक लिखा हुआ है ना? हाँ 28, ये शायद पहले प्रिंट आ गया है। ये है आपकी जुलाई 28 है आपका जो सब्जेक्ट की कंप्लीशन डेट है, वो है जुलाई 28। आपने बराए मेहरबानी बार बार मुझसे नहीं पूछना सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा। ख़ास तौर पे जुलाई के महीने में ना आपको यकीन नहीं आता कि वाकई सिलेबस 28 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। लॉ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि रहे ज़्यादा टाइम ले, हो जाएगा जुलाई 28। क्लियर जी? जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? नहीं ऑटम की अटेम्प्ट है, ऑटम 23 की अटेम्प्ट है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सितंबर में पेपर कब स्टार्ट होते हैं? नॉर्मली फर्स्ट मंडे ऑफ मंथ को स्टार्ट होते हैं। अब एग्जैक्ट डेट्स वगैरह आईकैप ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी होंगी। आईकैप की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट होता है, उसमें की डेट्स लिखी होती हैं। तो नॉर्मली फर्स्ट मंडे ऑफ सितंबर और फर्स्ट मंडे ऑफ मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। बल्कि ऐसा कीजिएगा भाई, कल ना सारा शेड्यूल निकाल के ना बच्चों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कैफ में आए हैं तो इनको शायद नहीं पता होगा। हाँ जी, ये मुझे याद कराइएगा, इनका व्हाट्सएप ग्रुप जो आज बनेगा ना, उसमें ये शेड्यूल में शेयर कर दूंगा कि एग्जैक्टली किस दिन किस वक्त आपका ये पेपर होगा। ठीक है, सितंबर में। शाबाश, नोट कर लें। सर हमारे पास रिटन क्वेश्चन होते हैं सर पेपर में, सर उसमें अगर हमने कोई लॉ की प्रोविजन स्टेट करनी है तो सर उसके लिए हमें पहले लॉ का सेक्शन जो है हर चीज़ अपने मुकर्रा वक्त पे इंशाल्लाह आपका भाई आपको सिखाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है।
ठीक है, लेकिन अपने वक्त पे। अभी वो वक्त, अभी तो सिर्फ आपसे गपशप कर रहे हैं गपशप। अच्छा, एक और अहम चीज़ सुन लें, एक और अहम चीज़ सुन लें जो इस पेपर पे नहीं है। आप जब ICAP की वेबसाइट पे जाएं, लॉगिन करें, आपका अकाउंट बना होगा, लॉगिन करेंगे, उसमें कैफ वाले सेक्शन पे जाएंगे, उसमें आपको लिस्ट नज़र आएगी, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप में से हर स्टूडेंट ज़रूर जाए आजकल में। लॉगिन करके कैफ वाले सेक्शन पे जाएं, उसमें कैफ के 8 सब्जेक्ट्स हैं, कैफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिस्ट। क्लिक कीजिएगा कैफ 4 के ऊपर, ठीक है। उसमें मज़ीद आपको कुछ आइटम्स नज़र आएंगी, उसमें जो सबसे अहम चीज़ें आपके लिए हैं वो हैं 4 चीज़ें। 4 चीज़ें, वैसे तो वो सारी चीज़ें निकाल के हमने बुक में इंक्लूड करके आपके सामने रख दी है, लेकिन फिर भी आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। 4 चीज़ें आपको ICAP की वेबसाइट से मिलेंगी जो आपके बिजनेस लॉ या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी में बहुत ही अहम हैं। वो 4 चीज़ें होंगी पास्ट पेपर्स, ठीक है, कैफ के जितने भी प्रीवियस पास्ट पेपर हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। फिर उसके बाद होगा उन पास्ट पेपर का सजेस्टेड सोल्यूशन ICAP की तरफ से। वो आपको पता है ना, जब इंटर में होते थे तो हम कहते थे वो क्या कहते हैं, अप टू डेट पेपर हैं, पास्ट पेपर, सॉल्व्ड पास्ट पेपर। तो ICAP ने अपनी वेबसाइट पे वो पास्ट पेपर्स भी रखे हैं, उनका सोल्यूशन, और मज़ीद चीज़ें एग्जामिनर कमेंट्स रखे हैं। एग्जामिनर कमेंट्स क्या होता है, जो बंदा आपका पेपर चेक कर रहा है ना, उसकी तरफ से कमेंट्स होते हैं कि बच्चों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या गलतियां की हैं। और मेरे ख्याल में आपका सबसे अहम रिसोर्स ये एग्जामिनर कमेंट्स होते हैं। इनको आप ज़रूर पढ़ा करें और पढ़ने की आदत डालें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके जो प्रोफेशन के आबाओ अजदाद हैं वो क्या क्या गलतियां करते रहे हैं, ताकि आप उन गलतियों से अवॉइड करें, ठीक है। और फिर मार्किंग प्लान भी होता है, मार्किंग प्लान, मार्किंग स्कीम। मार्किंग प्लान या मार्किंग स्कीम क्या है कि आपको सॉल्यूशन में क्या चीज़ देख के एग्जामिनर ने क्या कितने नंबर दिए। जैसे कहेगा मैंने पूछा था डेफिनेशन लिखो और एग्जाम्पल्स हो, डेफिनेशन के 2 मार्क्स, हर एग्जाम्पल का 0.5 मार्क्स, टोटल 4 एग्जाम्पल देनी थी, 2 मार्क्स डेफिनेशन के, 2 मार्क्स एग्जाम्पल्स के, टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने क्या लिखना है और कितना लिखना है, ठीक है। इससे आहिस्ता से जब प्रैक्टिस करेंगे ना, मार्किंग प्लान को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ICAP किन चीज़ों को रिक्वायर कर रहा होता है और किन चीज़ों को रिक्वायर नहीं कर। याद रखें ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडी है। यहाँ जब मैं ICAM का स्टूडेंट था ना, BCom का स्टूडेंट, हमारे टीचर कहा करते थे बेटा अगर पास होना है ना पेपर में, BCom के पेपर में पास होना है तो एक असूल जहन में रखो, क्या, पेपर में गाली और गाना ये नहीं लिखना, बाकी जो मर्जी लिखो पेपर पास हो जाएगा। और हमने इसको आजमाया भी और नुस्खे को कारआमद पाया, लेकिन ये नुस्खा CA में नहीं चलता। कन्फर्म बात बता रहा हूँ, कन्फर्म। आप जो एक एक लफ्ज़ पेपर में लिखेंगे ना, एक एक लफ्ज़ पढ़ा जाता है, एक एक सवाल नहीं कह रहा, एक एक पैराग्राफ भी नहीं कह रहा, एक एक लाइन भी नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ पढ़ा जाता है। इसलिए पेपर अटेम्प्ट करते हुए ये जहन में रखें कि ऐसा नहीं है उधर जो बंदा बैठा हुआ है उसने लेंथ ऑफ द आंसर देख के मार्क्स देने हैं, नहीं। CA में जो बैठा हुआ है उसने कंटेंट ऑफ द आंसर देख के मार्क्स देने हैं। तो आपने जो भी लिखना है बिल्कुल सही रेलिवेंट लिखना है। और मार्किंग प्लान आपको यही बताता है कि क्या चीज़ आपने लिखी होगी तो कितने मार्क्स मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी चीज़ लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। वही रेलिवेंट पॉइंट, जिस चीज़ की एग्जाम्पल पूछी है उसी चीज़ की एग्जाम्पल देंगे तो मार्क्स मिलेंगे। अल्फाज आपके अपने हो सकते हैं, एग्जाम्पल उसी चीज़ की होनी चाहिए। किसी और चैप्टर में से किसी और चीज़ की एग्जाम्पल लिख देंगे ना और फिर सोचेंगे एग्जामिनर पढ़े बगैर शायद पास कर नहीं होंगे। क्लियर। तो ICAP ने अपनी वेबसाइट पे 4 बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। वो क्या क्या हैं?
पास पेपर सजेस्टेड सॉल्यूशन एग्जामिनर कमेंट मार्किंग। अच्छा सुन ले, बाकी किसी दूसरे के सब्जेक्ट में तो आप ये काम करें, हाईली करें। कैफ फॉर बिजनेस लॉ में आप सिर्फ जाके एक दफ़ा देख लीजिए, आपने खुद से इनको रीड नहीं करना। बाकी सब्जेक्ट्स में टीचर से भी पूछ के कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमने आई कैप की वेबसाइट से डाउनलोड करके चैप्टर वाइज उनको अरेंज करके हर क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी लगा दिया, एग्जामिनर कमेंट्स भी लगा दिए, मार्किंग स्कीम भी लगा दी। तो खुद से आपने बिजनेस लॉ के पास पेपर नहीं देखने, सिर्फ आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसमें ना सिर्फ ये कि आई कैप के पास पेपर सारे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे, बल्कि आई कैप के अलावा कुछ और एग्जामिनेशन बॉडी के पास पेपर्स भी कवर हो जाएंगे। क्यों नहीं देखने ये फिर कभी बताऊंगा, क्यों नहीं देखना आई कैप की वेबसाइट पे, बुक में देखने हैं लाजमी क्योंकि लॉ जो है ना चेंज होता रहता है। ये सब्जेक्ट्स जैसे मैं बताया ना, पहले 30 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आते होते थे, पहले कुछ और चीज़ें भी होती थी। अब आप अगर खुद से जाएंगे ना, आप कहेंगे सर सही नहीं पढ़ा रहे हैं मेरा। एक पास पेपर में 2 साल पहले ये सवाल आया हुआ है, सर ने तो ये हमें पढ़ाया ही नहीं, सर सही नहीं पढ़ा। और फिर मजीद क्या, वो मेरा जो दोस्त है ना किसी और टीचर से पढ़ता है, उन्होंने असाइनमेंट दिया उसमें ये क्वेश्चन शामिल है, तो वो टीचर सही पढ़ा, मैं तो उनके पास जाऊंगा, मैं छोड़ रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो ये क्लास छोड़ने का डिसीजन करने से पहले सिर्फ एक दफ़ा आपने मेरे साथ कंसल्ट कर लेना है, ताकि मैं आपको आई कैप का उस अटैम्प्ट का सिलेबस बता दूं, इस अटैम्प्ट का सिलेबस दिखा दूं, आपको तसल्ली हो जाए कि ये क्वेश्चन पहले सिलेबस में था, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो खुद मुझे बताइए, अब अगर आज की अटेम्प्ट में हम ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? अच्छा काम नहीं कर रहे, वो तो हमारा टाइम वेस्टेज है ना, टाइम वेस्टेज है। तो ये जहन में रखिएगा कि आपने खुद से जाके पास पेपर्स को नहीं, क्योंकि उसमें कुछ पुराने कंसेप्ट पुराने सिलेबस के मुताबिक भी हो सकते हैं। जहाँ कहीं आपको शक हो कि कोई कमी बेशी है, कोई चीज़ ऐसी है जो कि पढ़ानी चाहिए सर ने नहीं पढ़ाई, आप बेफिक्र होके क्लास में खड़े होके मेरे से पूछ लें, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की आपने सिर्फ अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हुए इस क्लास में बैठने के लिए, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है 6 महीने का। ठीक है, और आपने अपना कैरियर जो है वो प्लान किया हुआ है। तो अगर इसमें मैं आपको सही तरीके से नहीं पढ़ा, जानबूझ के अगर मैं आपको गलत पढ़ाता हूँ या जानबूझ के मैं केयरलेसनेस का मुजाहरा करता हूँ, जो काम मुझे करवाना चाहिए नहीं करवाता, तो फिर इसकी जिम्मेदारी मेरे पे आयद होती है। ठीक है, आपको तो शायद कुछ पता ही नहीं चलेगा सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, तो हिसाब किताब तो देना है ना। तो इसीलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी सिलेबस में चीज़ें हैं ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ आपको करवाऊं। आपको कहीं पे कोई शक हो, आप बेफिक्र हो के पूछ सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई, या जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो आपका राइट है। और क्वेश्चनिंग को याद रखें, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ, सबसे ज़्यादा इंसान सीखता है अपने तजर्बे से। सबसे ज़्यादा इंसान किससे सीखता है? अपने गलतियां करने से। गलतियां, अब तजर्बा कैसे गलती करने से आता है। मैं अब वैसे चूंकि स्टार्ट के दिन इसलिए थोड़ा गपशप लगा रहा हूँ, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैंने आईकॉम किया, तो आईकॉम में लाहौर बोर्ड में मेरा गोल्ड मेडल था, गोल्ड मेडल था। मुझे अपने मेरे टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया है, मुझे उनमें से सबके नाम नहीं आते, 1-2 के अलावा, 2-3 टीचर्स हैं, इनके अलावा किसी के नाम भी भूल गया मैं। सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े थे वो भी भूल गया मैं। चैप्टर कौन से थे सवाल ही पैदा नहीं होता ना याद हो। लेकिन मुझे आज तक याद है कि मेरा आईकॉम पार्ट 1 में मैथ का पेपर था, 50 मार्क्स का पेपर होता था। उसमें 8 नंबर का एक क्वेश्चन आया था जिसमें उसने पूछा था कि 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स का सम ये है, बताओ। 3 कंसेक्यूटिव डिजिट्स का सम ये है, ठीक है, तो बताओ अगर एक डिजिट ये है तो दूसरा और तीसरा कौन सा होगा। और मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया था, सिर्फ इस वजह से मैं समझा उधर 3 कंसेक्यूटिव नहीं बल्कि 2 कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है।
हालांकि अगर आपने मैथ आपने पढ़ा, आपको अंदाजा होगा 2 का भी फार्मूला वही है, 3 का भी वो सिर्फ करना होता है x प्लस 1, और अगर तीसरा कंसेक्यूटिव है तो x प्लस 2 करना है। तो आते मुझे तो, लेकिन जल्दी जल्दी में मुझे नहीं पता, आज तक नहीं मुझे पता चला क्या हुआ है, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि इधर 2 लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ, हालांकि लिखा 3 हुआ था, और मैं 2 के मुताबिक सॉल्व कर रहा है, पेपर से बाहर आ गया, और पेपर से बाहर आके मैं घर जा रहा था। अब उससे भी अजीब बात, अचानक मेरे माइंड में आया कि वो जो क्वेश्चन मैंने किया था ना, उसमें 2 नहीं 3 था। मैंने पेपर निकाल के कंफर्म किया, वाकई 2 नहीं 3 था। और उस वक्त जो मेरी कैफियत थी ना, आज तक मैं जानता हूँ। मेरा दिल कर रहा था मैं घर ना जाऊं, मैं कहीं पे सुसाइड कर लूं, कि इतनी बड़ी गलती, और वो मुझे आज तक नहीं भूली। तो याद रखे, ये सीखा है ना, मैंने सीखा, उसके बाद मैंने वादा कर लिया, मैंने कहा तैयारी चाहे कम कर लूंगा, लेकिन पेपर में रिक्वायरमेंट जो है ना, उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा पढ़ूंगा, कम से कम ऐसा रिक्वायरमेंट को गौर से ना पढ़े, तो जो मेहनत आपने की होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। क्योंकि मेरे उस पेपर में 42 मार्क्स थे, 8 मार्क्स कम थे, और वह मार्क्स वही थे जो उस क्वेश्चन के थे, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने जो किस्मत में लिखा होता है ना, वो मिल ही जाता है। उसके बाद मैं गोल्ड मेडल, मेरे हालांकि मेरे जितने मार्क्स थे ना, उससे 30 मार्क्स ज़्यादा मेरे मार्क्स थे। उस वक्त सिस्टम थोड़ा कुछ 376 थे 550 में से, और हमारी ही क्लास में एक स्टूडेंट था, उसके 408 मार्क्स मुझे आज तक याद है, 408 में 376, और 408 और 376 में भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको नवाजना हो, ठीक है। तो जो चीज़ किस्मत में है इंशाल्लाह वो कहीं नहीं जाती, लेकिन कोशिश फिर भी करनी है कि हम गलती ना करें, और अगर गलती हो जाए तो तौबा करके उससे सीखें। अच्छा, अब चलते हैं हम स्टडी मटेरियल की तरफ। क्या आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, भाई आई कैप ने कहा हमने पेपर देंगे अपने स्टडी टेक्स्ट से, तो हमें क्या फॉलो करना है, आई कैप उसमें एक एक चीज पढ़नी है। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में एक एक, लेकिन आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में ना 2-3 प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। गलत नहीं है आई कैप का, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, ना 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 ना। स्टूडेंट, एक ये कि वो स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, वो लॉ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इवन मैं भी कुछ जगहों पे आके ना मुझे भी समझ नहीं आती है उसने लिखा क्या, कहना क्या जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक स्टूडेंट आई कैप का स्टडी टेक्स्ट पढ़े तो मेरा ख्याल ये है उसके लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तजर्बा करके देख लें, तजर्बा करने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि उसमें बाज़ औक़ात कंसेप्ट्स जो हैं वो कुछ लॉजिकल अरेंजमेंट से नहीं है। यानी जब सीखना होता है ना, सीखना, जब गिनती सिखाई ना हमें, अब देखिए छोटी सी मिसाल से समझा रहा हूँ, हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ो 1 2 3, स्कूल के सिलेबस में 1 से 10 तक गिनती क्या सिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिनती आ गई। आई कैप की बुक में मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। हाँ भाई सीखो 7, फिर सीखो 2, फिर सीखो 10, फिर सीखो 1, फिर 9, गिनती फिर इस तरीके से पूरी हो गई। हमने कहा सर ये कुछ तरतीब आगे पीछे लग रही। उन्होंने कहा कंसेप्ट सारे ठीक है ना, 7 ऐसे ही होता है। हमने कहा बिल्कुल ऐसे ही होता है। उन्होंने कहा सिलेबस में सारे कंसेप्ट जो थे मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। उन्होंने कहा ठीक है फिर, और सही है, हम गलत नहीं कह सकते, और गलत है भी नहीं, सिर्फ तरतीब सिखाने की आगे पीछे है। तो हमने टीचर जो होता है, असल में इसके भी रीज़न, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। याद रखें, कोई भी टीचर, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, आप शायद ये कह रहे होंगे कि सर ने अपनी किताब बेचनी है इसलिए सर कह रहे हैं ना ना उधर ना, मैं एंड पे आपको बता दूंगा, आप जो बुक से पढ़ना चाहें पढ़ लें, लेकिन याद रखें जो भी किताब किसी फुल टाइम टीचर के हाथ से निकल के बनती है ना, उस जैसी किताब कोई भी दूसरी नहीं होती। आई कैप में जो प्रोफेशनल हैं वो हमसे ज़्यादा कम्पिटेंट हैं, वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ये मैं दिल से बात मानता हूँ, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं।
लेकिन स्टूडेंट की नब्ज पे हाथ आई कैप का नहीं, उस्ताद का होता है। उसको पता है कि मैं कौन सा कंसेप्ट किस अल्फाज में बताता हूं तो बच्चे को समझ आता है। ये एग्जाम्पल दूं तो बच्चा कंफ्यूज होता है, वो एग्जाम्पल बताऊं तो बच्चे के लिए ईजी होता है। इसीलिए हर टीचर अपने एक्सपीरियंस से उसे पता होता है मैंने अपने सब्जेक्ट को किस फ्लो से लेके चलना है। तो जो भी कोई किताब टीचर, लेकिन टीचर कौन सा? फुल टाइम, जिसने कुछ प्रोफेशन में टाइम गुजारा हो। मेरा एक, चले हाँ छोड़े, तो फुल टाइम जिसको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना जाहिर है वो बंदा अपनी उस फील्ड में एक्सपर्ट होगा। तो आपके पास आई कैप स्टडी टेक्स्ट है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को उठाया, कंसेप्ट सारे वो, क्योंकि एक चीज़ कन्फर्म है, पेपर देगा आई कैप तो अपनी बुक से देगा, ये कन्फर्म है। तो हमने भी कहा जो पढ़ाएंगे आई कैप के बुक से पढ़ाएंगे, ना आई कैप की बुक से एक कंसेप्ट ज्यादा ना एक कंसेप्ट कम। तो आई कैप की बुक का सारे कंसेप्ट उठाए 250, फॉर एग्जांपल 300 जितने भी हैं। फिर आई कैप से पूछा सर बच्चों को एज इट इज अल्फाज में याद करवाना है कि सेम कंसेप्ट इजी वर्ड में आए तो चलेगा। आई कैप ने कहा हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल बॉडी है, रट्टा को डिस्करेज करते हैं, आप सेम चाहिए, अल्फाज जो मर्जी इजी इस्तेमाल कर लें, चलेंगे। हमने फिर उन वर्ड्स को इजी किया, फिर कंसेप्ट्स को रीअरेंज किया, और फिर उसके बाद हमने अपनी एक बुक पब्लिश कर दी, ठीक है। अब मैं ऑप्शंस आपको दो दे रहा हूं, पहले ऑप्शंस दूंगा फिर रिकमेंडेशन दूंगा। ऑप्शन सुन लीजिए पहले। ऑप्शन ये है कि आप इन दोनों में से या आई कैप के स्टडी टेक्स्ट को फॉलो कर लें, इस अटेम्प्ट का आई कैप का स्टडी टेक्स्ट आ चुका है, आई कैप ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, या हमारी बुक जो कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि आई कैप की बुक आने के बाद उसमें कुछ रिवीजन चेंजेस हैं वो हम इंक्लूड कर रहे हैं, वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और 4 से 5 दिन में बुक इंशाल्लाह मार्केट में अवेलेबल होगी। जब तक बुक अवेलेबल नहीं होती आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि आई कैप की बुक को साइड पे रखें, ये जो हमारी वाली बुक है इसको फॉलो कर लें, ठीक है। इसको तकरीबन कोई 8-10 साल हो गए हैं, ठीक है, ये पता नहीं 11वां-12वां एडिशन होगा शायद, या 10वां 11 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। इसका मतलब है हज़ारों स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल कर चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर वो पास हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्टेबल है आई कैप के लिए, ठीक है जी। तो इसीलिए आपके लिए ऑप्शन क्या है, दोनों में से जिसको आपका, लेकिन याद रखें जिसको आपने सेलेक्ट एक दफ़ा कर लिया ना फिर शिफ्ट नहीं करना, ठीक है। आई कैप को सेलेक्ट कर लिया, आई कैप को लेके चले, हमारी वाली बुक को सेलेक्ट किया उसको लेके चले, शिफ्ट शक नहीं करना और शिफ्ट नहीं करना। आई कैप की बुक से भी याद रखिए, आई कैप की बुक से पढ़ के भी स्टूडेंट्स पास होते हैं और हमारी वाली बुक से पढ़ के भी स्टूडेंट फेल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बुक्स नहीं काफ़ी, सिर्फ बल्कि स्टूडेंट्स की एफर्ट भी ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी। बुक सिर्फ एक काम करेगी। अगर आप मुझे कहें ना सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो मैं सिर्फ एक, इसमें निस्बतन आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान करने की कोशिश की गई है। इसमें आप खुद फील करेंगे, सैम्पल बेस पे आप कोई चैप्टर ले लीजिए, ये चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना जहन में नहीं बैठेगा, ये चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना कंसेप्ट उम्मीद है कि जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे जहन में बैठता जाएगा, क्योंकि ये ओवर द ईयर्स इसमें स्टूडेंट से फीडबैक ले ले। बहरहाल चले यहाँ छोड़े, अब क्या बंदा ज़्यादा बात करे, वो मुनासिब भी नहीं लगता। दिल करे दोनों में से कोई एक, ठीक है, सेलेक्ट करना है उसको साथ लेके चलना। अब ये थी दोनों ऑप्शन, कोई एक रिकमेंडेशन सुने, रिकमेंडेशन आपने फॉलो इसको करें। मैं क्लास में जब आपको लेक्चर दूंगा ना डेली बेसिस के ऊपर दोनों बुक्स में रेफरेंस बताऊंगा कि ये कंसेप्ट जो आज बता रहा हूं इस बुक में इस जगह पे है, इस बुक में इस जगह, दोनों बुक्स का रेफरेंस आपको डेली बेसिस पे लेक्चर में मिला करेगा। रिकमेंडेशन मेरी ये है, बुक फॉलो करें ऑथर वाली, इंस्ट्रक्टर वाली अपने। जब कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक दिन, इतवार वाला दिन आया, आपने बैठ के आई कैप की बुक को ओपन करना है और उस पूरे चैप्टर को पढ़ना है, ताकि देख लें कि क्या सर ने जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं वो आई कैप वाले ही हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं आई कैप का कोई कंसेप्ट है सर ने छोड़ दिया हो, ऐसा तो नहीं आई कैप की बुक में कोई एग्जाम्पल है, कोई केस स्टडी है सर ने छोड़ दियो। एक दफा बैठना है, एक दिन हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्रॉस चेक करते जाएं ताकि आपकी तसल्ली होती जाए कि आई कैप की बुक की सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ये मेरे ख्याल में मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच होगी जो आपके इस रिस्क को भी खत्म कर देगी कि पता नहीं हम आई कैप की बुक के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं कि नहीं करें। लेकिन याद रखें चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि मिड ऑफ द चैप्टर अगर करेंगे तो कुछ चीजें हमने करवाई होंगी, कुछ नहीं करवाई होंगी। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपने क्लियर हो गया जी। फिर इसके बाद हमारा स्टडी मटेरियल की बात हो गई। रीजंस ऑफ फेलियर, ये आपके साथ क्विकली शेयर, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस ना करना, आपने डेली बेसिस पे आपको होम असाइनमेंट दी जाएगी, वो होम असाइनमेंट डेली बेस पे चेक भी होगी, चेक भी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया ना, 3 सिर्फ एक लफ्ज था 3, उसको मैंने 2 पढ़ लिया, मेरे 8 नंबर चले गए। उसी तरह बहुत सी, अगर मेरे से ये गलती हुई ना तो इसका मतलब है और भी स्टूडेंट इस तरह की गलती करते हैं। बाद में जब पेपर देने के बाद मिलने आते हैं तो बताते हैं कि सर ये लफ्ज़ तो हमें उस वक्त पता ही नहीं चला ये लफ्ज़ भी है। सिलेक्टिव स्टडी पूरे सीए में हरगिज नहीं करनी, सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं कह रहा, पूरे सीए में। आई कैप क्या बताएं, टाइम कम में चीज़ें दिल कर रहा है बंदा ज़्यादा बताता है। एक होता है कवरेज, समंदर है ना समंदर, एक कवरेज, ये उसकी सतह समंदर सरफेस। एक होती है उसकी डेप्थ, कितनी गहराई में है। ये आपका सिलेबस जो होता है ना, सिलेबस, ये फर्ज कीजिए ये आपका सिलेबस है, ये ऐसा, ठीक है, ये पूरा 100% सिलेबस है। आई कैप कहता है आपने सरफेस सारा कवर करना है, डेप्थ चाहे 100% ना कर, डेप्थ जो है वो चाहे सारी, यानी अगर आप कहें सर टाइम कम है 50% टॉपिक्स तैयार कर सकता हूं, तो सुन लीजिए, मैं क्या, गौर से सुनिएगा, शायद समझ आ जाए बात। मैं आपसे कहूंगा 50% टॉपिक सारे के सारे तैयार करना रिस्की है, 50% टॉपिक्स कंप्लीट तैयार करना रिस्की है। इससे ज्यादा बेहतर है 100% टॉपिक्स आधे आधे तैयार कर लो। ये बात समझ आ रही है? आई कैप कहता है सिलेबस कवरेज सारी होनी चाहिए, सारे, चाहे कंसेप्ट्स जो हैं वो 60-70% तक किए हों। इसी बात को एक इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बॉडी के एग्जामिनर ने कहा था, एक मिसाल के, इसी कंसेप्ट को उसने बताया। उसने कहा हमारे पास 2 तरह के पेपर आते हैं, एक वो स्टूडेंट है जिसने 6 में से 3 क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन परफेक्ट, एक वो स्टूडेंट जिसने 6 में से 6 क्वेश्चन किए और हर क्वेश्चन आधा आधा किया। कौन से स्टूडेंट के पास होने का ज्यादा चांस है? ये दूसरे वाला जिसने 6 क्वेश्चंस किए, क्योंकि इसने सिलेक्टिव स्टडी नहीं की। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। असल में हर क्वेश्चन के शुरू के मार्क्स लेना आसान होता है और अपर के मार्क्स लेना मुश्किल होता जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता बातें डिस्कस करेंगे। तो सिलेक्टिव स्टडी आपने पूरे सीए में, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं ना, पूरे सीए में सिलेक्टिव स्टडी किसी सब्जेक्ट में नहीं करनी, लॉ में तो बिल्कुल भी नहीं। एब्सेंटीइज्म, छुट्टियां करेंगे तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। छुट्टियां करेंगे तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। ठीक है, एक छुट्टी करेंगे तो इसका इफेक्ट अगले कई दिनों तक आता रहता है। मोबाइल फोन क्लास के दौरान इस्तेमाल नहीं करना। मोबाइल फोन क्लास के दौरान, मोबाइल फोन के बारे में क्या करता हूं, बल्कि मैं नहीं, रिसर्चर्स कहते हैं मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है। सबसे ज्यादा आपकी अटेंशन एजुकेशन से जो चीज डाइवर्ट करती है वो आपका मोबाइल है। मोबाइल से जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है। आपने शायद कभी पढ़ा भी होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, इनके मालिकान जो होते हैं ना, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हैं या उसका इस्तेमाल उन्होंने बहुत लिमिटेड किया हुआ है। कुछ तो वजह है कि हमें कोई चीज़ शेयर करते हैं हमारे साथ और अपने बच्चों को उससे दूर रखते हैं। तो मोबाइल दुनिया की सबसे डिस्ट्रैक्टिंग, जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव से हटाती है, वो डिवाइस कौन सी है?
मोबाइल, रिसर्चर कहते हैं भाई मोबाइल ऑफ करके अपने बैग में भी रख देंगे ना, फिर भी आपकी अटेंशन आपको कैप्चर करेगा वो। थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़हन में आता है कहीं कोई अहम कॉल ना हो घर वालों की तरफ से, हैं घर वाले कहते हैं शुक्र है गया भाई हमने क्या कॉल करके करना है। बहरहाल नॉट लिसनिंग द क्वेश्चन ऑफ, जब कभी क्लास में कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे दूसरे स्टूडेंट को चाहिए उस क्वेश्चन को सुने, क्योंकि वो क्वेश्चन उनका भी हो सकता है। नॉट अटेम्प्टिंग वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आई कैप किस तरीके से। इस अटेम्प्ट में खास तौर पे आपने, क्योंकि ये आपकी पहली कैफ की अटेम्प्ट है, इसी में आपकी प्रैक्टिस बनेगी। आपको पेपर, थ्योरेटिकल पेपर में प्रेजेंट करना आएगा। इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए 2 घंटे डेली, आसानी से पास हो जाएगा। कैसे आसानी से पास हो जाएगा, फिर से आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है, 2 घंटे डेली पढ़ना, डेली हर रोज 2 घंटे डेली का मतलब 14 आवर्स वीकली नहीं है। 2 घंटे डेली का मतलब 14 आवर्स वीकली। क्या फर्क है उसमें, मैथ तो कहती है दोनों सेम है, फर्क ये है कि हर रोज 2 घंटे पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, संडे को 14 घंटे पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी कम है। तो हर रोज पढ़ना है, असाइनमेंट्स डेली करने हैं, वीकली रिटन टेस्ट, और संडे को आपने पूरे टॉपिक्स जो आपने पढ़े हुए हैं वो रिवाइज करने हैं। ये एक थोड़ा सा ऑफिशियल लेक्चर और यूट्यूब के लेक्चर का फर्क होता है। ये कुछ बातें लिखी हैं, पढ़ना चाहे पढ़े। इन शॉर्ट अगर आप यूट्यूब पे भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब को छोड़ के क्लास में लेने के लिए लेक्चर्स आए हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो यूट्यूब पे नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ सिलेबस रिवाइज हो गया, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की कि क्या रिवाइज हुआ है और इसका हमारे सिलेबस के आपके टीचर ने सारी वर्किंग, सारी कैलकुलेशन की हुई है। दूसरा, ये आपको बताया लेक्चर सिर्फ 50% होता है, 50% मजीद रिसोर्सेज हैं जो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से हमने शेयर करने हैं। अब वो रिसोर्सेज ऐसे होंगे कि वो व्हाट्सएप से आगे भी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो शेयर नहीं हो सकेंगे, ठीक है। वो बहरहाल मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वो नंबर दे दिया ना आपने, पेज सर्कुलेट हो रहा है, हाँ जी, तो इसको पढ़ लीजिएगा। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, बाकी रूटीन की चीज़ें हैं, ठीक है। ये हाँ, सर्विसेज कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इन एडिशन टू लेक्चर्स, ये कुछ चीज़ें, लेकिन ये मैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ शेयर करूंगा। सारी चीज़ें एकदम आपके सामने नहीं रख देनी, ठीक है। पहले आहिस्ता आहिस्ता आपको उनके साथ। थ्योरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, सर याद करते हैं भूल जाता है, याद करते हैं तो भूल जाता है। इसका साइंटिफिक सलूशन इंशाल्लाह। फिर इसके बाद सर आखिरी दिन टाइम कम है, पूरी बुक रिवाइज करनी है, कैसे करें, इसका हल भी मौजूद है, ठीक है। और बाकी और भी चीज़ें इंशाल्लाह हम उनको 1 बाय 1 शेयर करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। नहीं, डेली असाइनमेंट्स जो मैं आपसे कहा करूंगा, क्या उसका ये मतलब है जो मैंने पढ़ाया वो आपने जाके नहीं, आपको हर कंसेप्ट पढ़ाने के बाद उसका आई कैप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि ये क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में आया था, इसको सॉल्व करें आप। तो डेली बेसिस के ऊपर ना आप आई कैप का कोई ना कोई एग्जाम का क्वेश्चन या आई कैप के स्टडी टेस्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, आपने वो क्वेश्चन करने हैं, वरना जो याद किया वही लिखना है, वो तो इतना यूजफुल नहीं रहता। कुछ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन ज्यादातर केस स्टडीज आपको दी जाएंगी। और कोई क्वेश्चन? चलिए, ये पेज आपको दिया है, घर जाके पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कल भी आप पूछ सकते हैं। थी मेरे ख्याल में वो मैंने सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।